के नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और कई नेताओं को पार्टी आला कमान ने बीते दिन दिल्ली तलब किया, तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दीपावली के बाद से ही दिल्ली में बैठ गए और पार्टी आला कमान से संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने उपचुनाव वाले 19 जिलों के जिला अध्यक्षों को भी तलब कर लिया है। वहीं जिला अध्यक्षों को तलब करने के बाद से अब उम्मीद जताई जा रही है कि उपचुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं निभाने पर इन सभी जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। तो उधर बीजेपी मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो उपचुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, फिर चाहे वो खुद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों ना हो। बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर मंडल स्तर पर हो रहा है, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले कार्यकर्ताओं को बीजेपी की रीत और नीति सिखाई जा रही है। हालांकि इस शिविर में निर्देशों के मुताबिक जिला अध्यक्षों के अलावा चुनिंदा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के बाद संगठन में चल रहे इस मंथन के दौरान बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। हम लोगों ने आपस में तय किया है, बड़े सारे नेताओं ने बैठ के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करके नव निर्माण प्रदेश कांग्रेसी का नया गठन किया जाए। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा। अब वो कुछ भी कर ले, अब अमृत नहीं निकलने वाला, मंथन में विष ही निकलने वाला है। आप प्रतीक्षा करो, आप देखो, अगर विष नहीं निकले तो बताना। हम लोगों ने तो जहां एक तरफ वीडी शर्मा साहब अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपनी टीम में बदलाव करने की तैयारियों में जुट गए हैं। तो उपचुनाव के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या अभी भी सिंधिया समर्थक बीजेपी की रीति नीति को समझ नहीं पाए हैं? क्या बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर से सिंधिया समर्थक पार्टी की विचारधारा को समझ पाएंगे? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि क्यों इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। काफी समय हो गया सिंधिया जी को भी पार्टी छोड़े हुए और उनके तमाम समर्थकों को। वो बात अलग है कि एंड में जब दमोह से जो विधायक थे उन्होंने जब एंट्री मारी बीजेपी में, तो उनको थोड़ा सा हो सकता है समय दिया जाए, लेकिन बाकी लोगों को तो समझ आ जाना चाहिए था और नहीं समझ आया है। तो उसके पीछे का कारण क्या है और क्यों रीति नीति समझाने की जरूरत पड़ रही? तमाम सवाल हैं जिनको हम लेकर चर्चा करने वाले हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ लाइव इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से चेतन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चेतन सिंह जी का बहुत स्वागत करती हूं। और कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी का भी बहुत स्वागत करती हूं। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों को, लेकिन चिंतित कांग्रेस इस मामले में नजर आ रही है। ऐसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, सर पहले ही संगठन में बदलाव कर लिए होते तो शायद आपको नब्ज पता चल जाती, लेकिन चलिए आप बदलाव किए जा रहे हैं, तो 2023 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। ब्रजेश जी, सवाल मुझसे क्या है? जी पारुल जी, देखिए ऐसा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या चाहे चौदल हो, सभी पार्टियां समय अनुसार अपने संगठन का जो है बदलाव करती हैं और ये हर पार्टी का दायित्व है कि वो जिस तरह से चाहे वो पीसीसी के या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, दोनों का ये जुडिशियल पावर है, ये इनका प्रेरोगेटिव्स। क्या होता है कि चुनाव के बाद जो होता है वो एक चिंतन का विषय होता है और एक देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी ने एक अपनी पुस्तक में लिखा था, मोहि कहाँ विश्राम, कि हर मनुष्य के जीवन में पुनर्क्षण का एक संकल्प का एक क्षण आता है जिसमें उसको मनुष्य को अपने जीवन में आत्मावलोकन करने की आवश्यकता होती है। यही चीज संगठन में लागू होती है, यही चीज सत्ता में लागू होती है। ये प्रेरोगेटिव्स पीसीसी चीफ का होता है और हम समझते हैं कि दोनों ही पार्टियां अगर ऐसा कर रही हैं तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए अच्छी बात है। और क्योंकि कप्तान अपने अनुरूप टीम आता है, वो जैसा चाहता है इस टीम के साथ खेलना चाहता है उस तरह से वो खेलता है मैदान में आकर के। ठीक है, जैसा आपने कहा कि दोनों ही पार्टियों में हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी में काफी समय के बाद हो रहा है, इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, चेतन जी से बात कर लेती हूँ। चेतन जी, आप अभी ये खबरें हैं कि प्रशिक्षण शिविर दिया जाएगा
और तमाम रीति नीति बताई जाएगी। क्या अभी भी सिंधिया जी और सिंधिया जी के समर्थकों को समझ नहीं आई बीजेपी की रीति नीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की एक पुरानी परंपरा है और प्रशिक्षण चुनाव के पहले भी हुआ था, चुनाव जब हम मध्य प्रदेश विधानसभा का हारे उसके बाद भी हुआ है और यह निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। समाज में वैश्विक रूप से कोई ना कोई परिवर्तन होता है, सामाजिक समीकरणों परिवर्तन होता है, समय काल परिस्थिति जन्य निर्णय होते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। कुछ घटनाएं इस प्रकार की होती है जिन पर एकदम से रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन घटनाओं का अध्ययन भी होता है। कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की सामान्य जनमानस में होती हैं, देश में भी होती हैं, और जब हम राजनीति करते हैं तो हमको तो जी चेतन जी राजनीति करना पड़ता है। हमको उन सारी परिस्थितियों को देख करके फिर पार्टी निर्णय करती है कि अब कौन सी परिस्थितियों पर चलने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पर चलती है उस पर कोई समझौता नहीं होता, जो हमारी पंचनिष्ठा है उस पर कोई हमारा समझौता नहीं होता, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है उस पर हमारा कोई समझौता नहीं होता, जो इसे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात है उसको लेकर के पार्टी में कहीं कोई समझौता नहीं होता है। जिन विषयों पर समयकालीन परिवर्तन करना है निश्चित रूप से उस पर हम करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, अब जो 9 सीटें हमारे हैं, इन 9 सीटों पर हम क्यों हारे, कैसे हारे, क्या हमारी कमियां थी, किस सामाजिक ताने बाने के चलते हमारे, या पार्टी की नीतियां कहाँ फैलती है, सरकार की नीतियां, तो ये सारी बातें उसमें आती हैं और उस पर हम मंथन करके हम उससे अमृत निकालने के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि अमृत तो तब निकलेगा जब आप खुले मन से विचार करोगे। अमृत तब मिलेगा जब आप सच सुनने का साहस रखोगे। केवल मैं आत्मुग्ध होकर के मेरी कविता, मेरा ही चौपाई, मेरी ही रासलीला और मेरी ही रामलीला अगर गाओगे तो मुझे लगता है उसमें फिर जिन ध्येय को लेकर के हम प्रशिक्षण करते हैं उस ध्येय की हम पूर्ति नहीं करते हैं। मेरे मित्र ब्रजेश जी बात बहुत अच्छी कर रहे थे और करना भी चाहिए, संगठन को रिसाइकलिंग करना भी चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस के वर्तमान संगठन पर जिन नेताओं ने लेकिन किंतु परंतु जिस प्रकार के प्रश्न खड़े किए हैं, क्या उन नेताओं को इस प्रकार से एकदम से इग्नोर करना, दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देना, किस मानसिकता के साथ आप संगठन में विचारधारा में परिवर्तन करने की बात सोचते हो? मुझे लगता है कि जब आप खुले मन से किसी चीज पर अगर निर्णय नहीं करोगे, खुले मन से विचार नहीं करोगे और सीखने की गुंजाइश अगर आप ये मान करके चलते हो कि जो मैंने कहा ये सर्वोपरि, इसके अलावा तो कहा कि स्वस्थ परंपरा है और होना भी चाहिए, उसका तो वो आपकी पार्टी में भी बता रहे हैं कि होना चाहिए, वो अपने पार्टी के लिए भी बोल रहे हैं कि अच्छी बात है। सवाल मेरा ये था आपसे चेतन जी कि सिंधिया जी और सिंधिया समर्थकों को रीति नीति समझाना बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे? चेतन जी आवाज मिल रही है चेतन जी को मेरी? चलिए लगता है कुछ आवाज नहीं पहुंच रही है चेतन जी को। चेतन जी को आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, हम ब्रजेश जी के पास जाते हैं। ब्रजेश जी आपसे उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं चेतन जी के पास भी जाऊंगी। चलिए हम कोशिश करेंगे दोनों से दोबारा से संपर्क हो सके, कुछ नेटवर्क इशू है शायद। तो देखिए ये सवाल इसलिए उठकर सामने आ रहे हैं कि अच्छी बात है कि चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी अब दिल्ली में बैठ गए हैं दिवाली के पास, वो गंभीरता से तो ले ही रहे हैं संगठन को, लेकिन ये भी खबरें हैं कि कमलनाथ जी ने पहले भी कहा था, या इस तरह की खबरें कांग्रेस के में से निकलकर सामने आई थी कि कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बीजेपी के समर्थन में, सिंधिया के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। ये बात कांग्रेस के में से निकलकर सामने आई थी। उनके बारे में भी रिपोर्ट उनसे भी मांगी गई थी, उन्हें भी तलब किया गया था, रिपोर्ट उनसे मांगी गई थी कमलनाथ जी के द्वारा। ये भी खबरें हैं और जिस तरह की बातें निकलकर उस वक्त भी सामने आई थी, ये कहा जा रहा था कि सिंधिया जी का फोन पहुंचा है कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास, पर्टिकुलर जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए। तो तरह तरह की बातें उस वक्त भी थी और आज भी अगर इस तरह की बातें सत्य हैं तो जाहिर है कांग्रेस को तो चिंता करना जरूरी भी है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी आप पहले टिप्पणी कीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगी। वरुण जी बीजेपी के मेरे काबिल मित्र भी अपनी पार्टी की बात कर रहे थे जी, पर ये बताना ये भूल गए कि असल में बीजेपी को चलाने वाला जो संगठन है पीछे का आरएसएस है। आरएसएस जब तक
बीजेपी में आए हुए नए नवोदित लोगों को, सिंधिया जी एंड कंपनी को अपने यहाँ अपनी विचारधारा में ढालेगा नहीं, तब तक आरएसएस मानेगा। इस तरह के प्रशिक्षण की जो बात कर रहे हैं, इस तरह के प्रशिक्षण कांग्रेस में भी लगते हैं। जैसे इनके यहाँ उनकी पार्टी के लोग अपनी विचारधारा के साथ काम करते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का हर जाबाज कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा के साथ क्रम जो है पूरी तन्मयता से जुटा है। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, अभी चेतन जी कह रहे थे, इसके बाद पदाधिकारियों की सक्रियता को लेकर के इसका मूल्यांकन किया जाता है और ये पार्टी लेवल पे होता है, संगठन लेवल पे होता है। मैंने आपसे आग्रह किया कि कोई भी कप्तान अपने अनुसार उसके बाद टीम को चयन करता है, क्योंकि आने वाले समय में स्थानीय निकाय के चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है। हमको जमीनी स्तर पे भी उनको देखना पड़ेगा जो कार्यकर्ता इस कमेटी में छूट गए थे। इसलिए ये कोई जो है ये कोई गलत नहीं है और ये होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी चुनाव में आरएसएस ने पर्दे के पीछे से अभी भी जिस तरह से भाजपाईकरण किया, मैं समझ रहा हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर पीछे कोई ऐसा संगठन, जैसे इनके 365 संगठन को आए दिन अपनी सलाह देते हैं, कांग्रेस पार्टी की एक नेता है श्रीमती सोनिया गांधी या रणजीत सिंह रावत, उनका निर्देश पार्टी के लिए सर्वोच्च है, उनका निर्देश पार्टी के लिए गाइडलाइन की तरह कार्य करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये सिंधिया जी को किस तरह से लेते हैं, सिंधिया जी को कहाँ पे स्थान देते हैं, उनसे किस तरह का प्रशिक्षण कराते हैं, ये इनकी पार्टी का ऊपर। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर बदलाव होगा तो निश्चित रूप से उस बदलाव में एक गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कमलनाथ जी टीम छोटा करना चाह रहे हैं, टीम बड़ा करना चाह रहे हैं, ये सारा का सारा प्रेरोगेटिव उनका है। वो जब लिस्ट आएगी 19 जिलों के जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई है ब्रजेश जी, और सवाल मेरा यही था कि क्या वाकई पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे जिला अध्यक्ष थे या कुछ ऐसे पार्टी कार्यकर्ता थे जो सिंधिया को समर्थन दे रहे थे या फिर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और उन्हें ही आप ढूंढने की तैयारी है? देखिए ऐसा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस में अपना बहुत सारा समय नेटवर्क की वजह से शायद ब्रजेश जी फ्रीज हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही है। जी ब्रजेश जी। जी, तो उसके बाद अब वो जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो सिंधिया जी अपने उन लोगों को तलाशने में लगे रहेंगे जो उनसे जुड़े थे। लेकिन मैंने आपसे आग्रह किया विनम्रता पूर्वक, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो एक उस जाबाज सिपाही की तरह होता है जो अपनी शहादत दे देता है देश की रक्षा करने के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है। कोई भी कार्यकर्ता सिंधिया जी के बहकावे में नहीं आया और मैं समझता हूँ ये चुनाव जनता ने लड़ा था। इन लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ा करके, मौखौर उड़ा करके आप ही के खेमे से ये खबरें आ रही थी ना सर, आप ही के खेमे से ये खबरें आ रही थी कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें आप ढूंढा जा रहा है जो बीजेपी के लिए इस चुनाव में काम कर रहे थे, ये आप ही की तरफ से खबरें आ रही थी, कांग्रेस खेमे से ही आ रही थी। अगर इस तरह की कोई बातें आती हैं या कोई जानकारी नजर में आती है तो हम समझते हैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अनुशासनात्मक कमेटी बनी होती है और वो डिसिप्लिन कमेटी जो है वो निर्णय देती है। ये बातें उसके सामने रखी जाएंगी जब भी बैठक होगी। उस बैठक के बाद जिस पदाधिकारी ने इस तरह की गलती किया होगा या दुस्साहस किया उसके खिलाफ चलिए मैं चेतन जी से बात कर लेती हूँ। आपकी बात का जवाब तो देंगे ही चेतन जी, लेकिन सवाल ये भी चेतन जी कि कई बार हमने देखा इस प्रचार प्रसार के दौरान भी कि जो रीति नीति या जो डिसिप्लिन हम बीजेपी में देखते हैं वो जो कांग्रेसी अभी नए नए शामिल हुए ना बीजेपी में, जो अब भाजपा कहलाने लगे हैं, उनमें नहीं दिखाई दिया। कई बार तो पंजे के नाम पर ही वोट मांगते हुए नजर आए। सिंधिया जी की एक बार टंग स्लिप हो गई, उन्होंने भी फिर उसको करेक्ट किया। तो ये विचारधारा समझाने में प्रशिक्षण शिविर कब तक समझ पाएंगे, कब तक विचारधारा समझ पाएंगे और उस डिसिप्लिन में आ पाएंगे जिस डिसिप्लिन को लेकर बीजेपी जानी जाती है? करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। तो अभी तक इन लोगों ने पंजा रटा था ना, अब वर्षों की है तो कई बार एक आध बार जवान स्लिप हो गई। लेकिन मेरी घोर आपत्ति है, मेरे मित्र सिंधिया एंड कंपनी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय वरिष्ठ नेता हैं। मैं अगर आपकी पार्टी के नेता को पप्पू कहूंगा तो आपको कैसा लगेगा? जो कि सर्वविदित है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। इसलिए सम्मान के साथ किसी भी शब्द का उच्चारण करें। इसी के लिए इस पार्टी
परीक्षण एक कालिक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारी अपनी परंपराएं, हमारा अपना परिवार है, हमारे परिवार में भी सबके संस्कार हैं और उन वही संस्कार अब सिखाने पड़ रहे हैं ना सर। दिक्कत ये है कि बुला तो लिया है, अब उन्हें संस्कार सिखा रहे हैं। फिर चाहे वो इमरती देवी जी ने भी, उनको जब कहा गया तो उन्होंने भी जो बात कही, कहीं ना कहीं माइनस पोजीशन पे वो भी दिखाई देगी ना उसके बाद। ये सब बताना पड़ेगा ना। पारुल जी से ये पूछ लीजिए कि इनके यहाँ नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, चाल चरित्र चेहरा कुछ और है, बातें करते हैं। पांडे जी आता हूँ मैं उस पर। चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छी बात आपने कही। इस देश में कम से कम इस भारत माँ की भूमि पर भारत माँ का नमक खाने के बाद हमारा कोई भी लीडर पाकिस्तान की प्रशंसा नहीं करता है, कोई भी लीडर चाइना की प्रशंसा नहीं करता। तुम्हारे कांग्रेस में तो ऐसा लगता है जिन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित करने का ठेका लेकर के रखा है। और कहीं ना कहीं देशभक्ति आपकी हिंदुस्तान के प्रति नहीं, आपकी देशभक्ति और व्यक्तिगत श्रद्धा हम टॉपिक से इधर हो जाएंगे, टॉपिक से हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। वापस आइए चेतन जी, एक सेकंड। सारे बड़े अभी चाइना पाकिस्तान नहीं जाना है, वापस हम भारत में मध्य प्रदेश में ही रहे। आपकी होगी। चलिए, अब किस तरह की क्लासेस, इनके लिए कोई विशेष क्लासेस होंगी, प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे जो अब कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनको अब ये भी सिखाना पड़ेगा कि बार बार बोलिए कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, कमल के फूल के लिए वोट मांग रहे हैं, पता चलता है कि वो थोड़ी देर बाद कमलनाथ करने लगते हैं। पारुल जी, हाँ, यहाँ एक ही कमल है, माँ लक्ष्मी का दिया हुआ कमल है, संस्कारों का कमल है। वो स्लिप हो जाता है ना सर, फिर स्लिप हो जाता है, ऐसे ही कई सारी चीजें स्लिप हो जाती हैं। आप लोग फिर किनारा करने लगते हैं कि इनके व्यक्तिगत बयान होंगे। इनके अरे पारुल जी, आप सोचिए ना, लोग तो पंजे से चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव जीतने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी के कमल में आए हैं ना। तो कमल नाम ही कल्याण करने वाला है, इस जगत का कल्याण इस कमल में छिपा है। और मेरे मित्र जिस प्रकार से कह रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी अपनी परंपराएं, अब बताना पड़ेगा कि भैया ये मुगल कालों की पार्टी नहीं है, ये मुगलों की पार्टी नहीं, हिंदुस्तानियों की पार्टी है, आम हिंदुस्तान की पार्टी है। यहाँ पाकिस्तान की प्रशंसा आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हिंदुस्तान, भारत माँ, वंदे मातरम बोलोगे तब इस पार्टी में आपको स्पेस मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कमलनाथ जी ये समझ चुके हैं कि संगठन में कसाव ही जीत दिला सकता है कांग्रेस को, या कांग्रेस की परिस्थिति को सुधार सकता है। सज्जन सिंह वर्मा साहब ने कल कपिल सिब्बल साहब को लेकर खूब खरी खोटी सुना दी, लेकिन जब समझ ही गए हैं कि संगठन को लेकर चेंजेस करने पड़ेंगे तो कमलनाथ जी अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 2023 में संगठन के जरिए ही जीत का मंत्र मिलेगा। ब्रजेश जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जीत का मंत्र तो जनता जनार्दन तय करती है और हम समझते हैं ये बहुत अच्छी बात है भारतवर्ष के अंदर। लीडर बेस से नहीं काम चलेगा, कैडर बेस से काम चलेगा। ब्रजेश जी लगता है फिर डिस्कनेक्ट हुआ है, नेटवर्क इशू। हम चेतन जी की तरफ रुख कर सकते हैं। चलिए, तो दोनों से ही सवाल मैं कर रही थी, और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस को लीडर बेस पार्टी कहा जाता है और बीजेपी को कैडर बेस पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, और देवतुल्य कार्यकर्ता ये भी बीजेपी के लीडर्स ही कहते हैं। लेकिन अब जब समझ आ ही गया है कि संगठन से ही जीत का मंत्र हासिल होगा, संगठन को ही मजबूत करना होगा, और जो गलत भी हुआ है वो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ है, या उन्हें भी ढूंढना ज़रूरी है जिन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था, क्योंकि इस तरह के भी बयान आपने सुने ही होंगे। अब सवाल ये है कि मजबूती के लिए अगर 19 जिलों के 19 जिला अध्यक्षों को तलब किया गया है, उनसे पहले भी कुछ लोगों से रिपोर्ट मांगी गई थी। ब्रजेश जी, आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बात। जी मैं आपसे आग्रह कर रहा था जी कि भारतवर्ष जननी जन्मभूमि से जानने से जनारना, ये हमारे यहाँ का संस्कार है, ये हमारे यहाँ की संस्कृत है, और इस पर हम गर्व करते हैं कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। यहाँ की जनता जनार्दन ही तय करती है कि जनमत के माध्यम से किसको कुर्सी में बिठाया जाएगा। आपको पता होगा 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जनता ने कांग्रेस को बिठाया था, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र का कत्ल करके सरकार बनाया। खैर, उस बिंदु पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन देखिए ऐसा है कि हर राष्ट्रीय पार्टी का अपना लक्ष्य होता है,
उसके लिए उसके आने वाले चुनाव के लिए वो टारगेट करती है और वो देखती है कि इस चुनाव को हमको कैसे इसको जीतना है, कैसे हमको विक्ट्री अर्जित करनी है। उसके लिए पार्टी अपनी मैनिफेस्टो तैयार करती है, पार्टी की नीति, पार्टी की रीति जो जनता तक पहुंच सके, जनता के साथ कम्युनिकेशन हो सके, ये महत्वपूर्ण बात होती है। और हम समझते हैं कमलनाथ जी ने 15 महीने के अपने शासनकाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वो सारे कार्य करके दिखाए हैं जो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही, अब जरूरत इस बात की है कि संगठन हमारा इस तरह का जो है चुस्त दुरुस्त हो। कांग्रेस पार्टी को भी जैसे हमारे समझाने में फिर वो आप कामयाब नहीं हो पाए, या तो आपके जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें आपने जनता से जुड़कर देखा था कि चलिए इनके जरिए आप लोग जीत हासिल करेंगे, तो वो अपनी बात आप लोग पहुंचाने में नाकामयाब हुए जो आप लोगों ने 15 महीने में किया, ये भी हो सकता है। और अगर किया था तो जनता को समझना चाहिए था, उन्हें वोट करना चाहिए था, लेकिन वोट तो बीजेपी के पक्ष में चला गया। सर देखिए, मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप मध्य प्रदेश की पत्रकारिता की पहली पंक्ति प्रखर पत्रकार, संपादिका, लेखिका हैं। आप इस बात को पारुल जी भलीभांति ढंग से समझती हैं कि जिसकी गवर्नमेंट होती है ये लोग ईवीएम के माध्यम से उसको उस तरह से क्योंकि ईवीएम की जो नीचे की यूनिट होती है वो एसडीएम कलेक्टर होता है, वहां पर जिसकी गवर्नमेंट होती है उन कलेक्टर एसडीएम को ये भय रहता है उनके दिमाग में कि अगर इनकी बात ना मानी गई। सर बीजेपी की गवर्नमेंट जब थर्ड टेन्योर था शिवराज जी का, आपको भी याद था, उपचुनाव हार गई थी बीजेपी, तब गवर्नमेंट में थी। इस बार तो गवर्नमेंट में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ईवीएम का जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग किया। और ये बात आज से नहीं, 2008 फिर वही अभी चेतन जी से पूछेंगे तो फिर वही कहेंगे 2018 में आप जीते तब ईवीएम का दुरुपयोग नहीं होता है, फिर बाद में जब उपचुनाव होते हैं तब दुरुपयोग हो जाता है, लोकसभा चुनाव में दुरुपयोग हो जाता है। परिणाम नहीं आए थे। हाँ, जिस तरह हमें चाहिए था मध्य प्रदेश में उस तरह अपेक्षाकृत परिणाम पारुल जी नहीं आए थे। ठीक है, कई सारी बातें हैं सर ईवीएम को लेकर, तो फिर एक नई चर्चा ही शुरू हो जाएगी। अब जो बदलाव आप लोग महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है, मुख्य वजह क्या है? क्या समझ में आने लगा है कि संगठन कमजोर है, उसे मजबूत करना है, तभी कुछ हो पाएगा? और शायद ये पहले समझ में आ जाता कमलनाथ जी को तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। बहरहाल मुझे अभी चेतन जी की टिप्पणी लेनी होगी, समय मेरे पास कम है। चेतन जी। देखिए पारुल जी, मेरे मित्र किस तरह से 7.5 करोड़ जनता को अपमानित कर रहे हैं। कहते हैं कमलनाथ जी को 7.5 करोड़ जनता ने मत दिया। अगर जनता का मत आपके साथ था तो आप चुनाव क्यों हार गए? और अगर आप चुनाव हार गए, अगर आप ईवीएम, सुन लीजिए प्रजेश जी बिल्कुल आ रहा हूँ, अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, सुन लीजिए प्रजेश जी, सुनने की क्षमता रखा करो भाई, सुनने की क्षमता रखिए जरा, सुनने की क्षमता। एक सेकंड ब्रजेश जी, आपको उन्होंने पूरा सुना था, आपको उन्होंने पूरा सुना था, सुन लीजिए, आपके पास भी एक बार फिर आ जाऊंगी। अगर ईवीएम की कार्य प्रणाली पर, इस प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं था, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते, आप चुनाव का बहिष्कार करते ना। अगर आपको लगता है कि हम ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको लगता है हम आपको चुनाव वैसे ही हरा देंगे, तो आप चुनाव लड़ने जाते क्यों? किस तरह की नॉनसेंस बातें करते हो? मंगल ग्रह से किसी को उतार करके नया संविधान, नई ईवीएम लेकर के आए क्या? अरे अपने गिरेवान में झांक करके देखिए, आपके कदम इतने अशुभ हैं कि जहां जाते हो वहीं बंटा ढार हो जाता है, क्योंकि लीडरशिप आपकी सुनने वाली नहीं है। लीडरशिप जब किसी व्यक्ति का भरण पोषण करने में लग जाए, वो कांग्रेस जैसा संगठन उस व्यक्ति के लिए समय कम है, तो उस संगठन का भगवान भी भला नहीं कर सकते। इसलिए आपके संगठन का अस्त होना तय था, है और तय रहेगा। चलिए, अब बनाने की जरूरत पड़ रही है। इलेक्शन टाइम में तो ब्रजेश जी खूब कहा कि हाँ, दिग्विजय सिंह साहब ने भी कहा कि हमने एक नई कांग्रेस खड़ी कर दी है। ये तो पता चल जाएगा ग्वालियर चंबल में, क्योंकि ग्वालियर चंबल में इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं हुई कांग्रेस की। सिंधिया जी चले गए, भले ही टीम ले गए, लेकिन एक नई कांग्रेस खड़ी कर दी। उसके बावजूद भी फिर से संगठन मजबूत करने की तैयारी, बाकी जगहों पर भी हालत ये हो गई थी क्या? देखिए पारुल जी, संगठन में जो है बदलाव समय समय पर होना चाहिए। और अभी हमारे मित्र ने जो कहा, पहली लाइन पे जो कहा कि नाइट्रोजन सर्किल की तरह है, ये कोई गलत नहीं है। और दूसरी बात ये कि ग्वालियर चंबल संभाग में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमको अपेक्षाकृत वोट परसेंटेज भी अच्छे मिले। सिंधिया जी के साथ जो है जो कार्यकर्ता थे उनके साथ चले गए, तो उसके बावजूद भी कम समय में हम लोगों ने वहाँ पे उपलब्धि अर्जित किया है। हम समझते हैं जो हमारा मिशन होगा 2023 का 22 का, वो इससे शानदार होगा, इससे अच्छा परफॉर्मेंस। टीम वीडी शर्मा जी के साथ और कांग्रेस के कुछ चेहरे दिखाई देंगे क्या? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस के चेहरों को तवज्जो दी गई। छोटा सा आंसर सर, जल्दी से।
देखिए, पार्टी स्तर पर यह निर्णय होना है, वो दिल्ली स्तर पर निर्णय होना है। दिल्ली स्तर पर संगठन जो निर्णय करेगा, हाँ, दिल्ली स्तर पे जो संगठन निर्णय करेगा, जो निर्देश मध्य प्रदेश भाजपा की इकाई को मिलेंगे, उसका पार्टी पर पालन करेगी प्रदेश के। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चेतन सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे और ब्रजेश जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए थे। एक्शन में कमल और नाथ, ये दोनों ही कमल हैं, बस डिफरेंस ये है कि कमल बीजेपी के भी हैं और कमल कांग्रेस के भी हैं। यहाँ कमलनाथ की बात हो रही है और कमल के फूल की बात हो रही है, जो कि उनका चुनाव चिन्ह है। लेकिन अब संगठन में कसावट की बात कही जा रही है दोनों ही तरफ से। भारतीय जनता पार्टी में तो रूटीन प्रोसेस है, बीडी शर्मा जी की टीम का भी ऐलान होना है। सवाल ये भी कि कांग्रेस के और पुराने कांग्रेसी जो अब बीजेपी के हो गए हैं, उनमें से और कितने वो नाम होंगे जो टीम वीडी में नजर आएंगे, या फिर कुछ और चेंजेस होंगे, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर अभी भी दिया जा रहा है। ये भी सवाल था कि इतने समय के बाद जब शामिल हो चुके हैं सिंधिया समर्थक सिंधिया जी, उसके बाद भी उन्हें पार्टी की रीति नीति विचारधारा समझाने के लिए अलग से ही प्रशिक्षण शिविर। इधर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। बैठ गए हैं दिल्ली में खुद कमलनाथ और 19 जिलों के 19 जिला अध्यक्षों को तलब किया है। रिपोर्ट मांगी गई है कि उन्होंने काम क्या किया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि भले ही जोर कितना भी लगा लीजिए, नरोत्तम मिश्रा साहब तो कह रहे हैं कि कोई अमृत नहीं निकलेगा इस मंथन से। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।